रिसेंटली एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को टाइल्स के नीचे दबा दिया। देन अनदर एक वाइफ ने बेसिकली अपने हस्बैंड को कर्ड में, दही में जहर दे दिया। वो उससे भी नहीं मरा, फिर खिचड़ी में जहर मिला के दे दिया। शादी के बाद हनीमून नहीं बल्कि मर्डर्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्या गलत हो रहा है इंडियन मैरिजेस में? मर्डर की वजह या तो सिर्फ लवर है या प्रॉपर्टी। क्या डिवोर्स करना आसान है या मर्डर करना? डिफिकल्टी वहीं आती है डिवोर्स लेने में जहाँ वन पार्टी एग्रीज एंड द अदर पार्टी डज नॉट एग्री, और ये भी उनको लॉयर ही बोलते हैं इसको जल्दी से डिवोर्स मत देना, इससे पहले खूब सारी मेंटेनेंस लो। प्री मैरिटल मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। आजकल ना एक बिजनेस प्लान बन चुका है, शादी करो 2 महीने हो गए डिवोर्स ले लो, एलिमनी मिल जाएगी। रिसेंटली एक केस आया जहाँ पर एक लेडी ने डिमांड किए 12 करोड़ रुपीस BMW कार, मुंबई में एक फ्लैट। ये एक बिजनेस बन रहा है और आगे ऐसी चीजें होती रहेंगी। तो आपको लगता है इंडियन लीगल सिस्टम बायस्ड है टुवर्ड्स मेन? इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा से डिजाइन था टू प्रोटेक्ट वुमेन। अतुल सुभाष का केस बड़ा फेमस केस जिसमें वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आपको लगता है अगर प्रीनप अग्रीमेंट्स इंडिया में आ जाए सिनेरियो चेंज हो सकता है? प्रीनप आ जाए और आना चाहिए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अगर एक मेल प्रीनप एग्रीमेंट कर ले और वाइफ को बताओ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मर्डर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो एक एडवाइस दे दीजिए उन मेल्स के लिए जो अपने आप सफोकेट करके उस मैरिज में सस्टेन करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम एक नहीं बल्कि 2 गेस्ट से बात करेंगे और जो टॉपिक है पॉडकास्ट का वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैरिज मर्डर्स के बारे में जो आजकल वाइफ कमिट करती है हस्बैंड्स के ऊपर। और इसी को बताने के लिए आज हमारे साथ है एडवोकेट कनिका एंड एडवोकेट मयंक। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। मैं एक्साइटेड, हम इस बारे में बात करेंगे आज। चलिए ठीक है मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, फिर सर अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताना। हाँ जी। अभी मुझे 10 साल हो गए हैं इनटू लिटिगेशन एंड लिटिगेशन मेरा पैशन था हमेशा से। मुझे लिटिगेशन में ही आना था क्योंकि आजकल बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, लिटिगेशन करना है, कॉपरेट करना है, कहाँ जाना है, दे डोंट नो। आई वॉज वेरी क्लियर कि लिटिगेशन करना है और मैंने 10 साल दिए हैं इस प्रोफेशन को। आई वॉज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आई मीन आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर एंड मुझे पता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए कितना मुश्किल होता है इस फील्ड में सस्टेन करना, सर्वाइव करना। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, जजेस भी हैं जो फर्स्ट जनरेशन है। तो अल्टीमेटली मुझे यही समझ आता है कि अगर आप क्लियर हो अपने गोल्स की तरफ तो आई थिंक एनीवन कैन मेक इट। और अब मैं यहाँ पर हूँ तो लेट्स सी, अभी आगे मेरी बहुत जर्नी बची है इस प्रोफेशन में। सो आई होप फॉर द बेस्ट। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। हाँ जी सर, अपनी जर्नी के बारे में। So I am one of the confused students that she spoke about. I had a meandering journey to finally reaching a place where I'm doing litigation. So I'm a 2008 graduate. I passed out in 2008, an ancient law student, that is to say. And I explored a lot of roles, senior corporate roles in mostly food companies where I was looking after a part of their legal work and also a part of their human work. Which is a human resource function. And then at one stage I decided now I've done enough. I have met my objectives that I had in mind, got the kind of exposure and worldview that I wanted to now try and support my clients who need great lawyering in courtrooms and need great trial lawyers. And that is when 2021 is when I decided to take the plunge right after COVID. The landscape was changing. I thought it's the right opportunity for me to enter the space. And here I am trying to make a difference, one appearance at a time. वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलके। मैं खुद भी लॉ पढ़ाती हूँ और अच्छा है कि आज एक यहाँ पर प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोर्स, और सामने 2 एडवोकेट। खैर आज का डिबेटेबल टॉपिक वो नहीं है कि क्या बेटर है क्या नहीं, हम बात करते हैं। सो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको भी शेयर भी कर दूंगी। आजकल पिछले अगर हम लास्ट 5 इयर्स में देखें तो मार्च का डेटा था 785 वाइफ्स ने अपने हस्बैंड को
मारा, मतलब किल किया, मर्डर किया। और ये जो डेटा है ये अब अपडेट ही होता जा रहा है। सो मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं, हमने ये जो पॉडकास्ट है ये लास्ट वीक से इस वीक में हमने शिफ्ट किया और इसके दौरान 2 और नए मर्डर्स मिल गए मुझे, Right. जहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को Right. मतलब बेसिकली मर्डर किया। तो अब ये जो नीला ड्रम वाला केस है ये तो बहुत पुराना हो गया है, जी। ठीक है ना, ब्लू ड्रम केस, या ये जो केस हमारा अभी मेघालय का केस हुआ था, ये तो मैं बोलूंगी पुराना ही हो गया, क्योंकि आजकल और नए केसेस आ गए। रिसेंटली एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को टाइल्स के नीचे दबा दिया, ठीक है। देन अनदर एक वाइफ ने बेसिकली अगेन अपने लवर के लिए अपने हस्बैंड को कर्ड में, दही में जहर दे दिया, वो उससे भी नहीं मरा, फिर खिचड़ी में जहर मिला के दे दिया। तो मैम मेरा सवाल ये आपसे है कि शादी के बाद हनीमून नहीं बल्कि मर्डर्स हो रहे हैं, तो ऐसा क्या गलत हो रहा है इंडियन मैरिजेस में? देखिए, इंडियन मैरिजेस से पहले हमें बात करनी पड़ेगी इंडियन सोसाइटी की, क्योंकि जब कपल के बीच में मर्डर जैसी वारदात हो जाती है तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी के साथ और बहुत सारे कई फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप देखिए कि आपने एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखी होगी कि मर्डर की वजह या तो सिर्फ लवर है या प्रॉपर्टी। करेक्ट करेक्ट। तीसरी कोई वजह नहीं है। जितने भी आपने जितना डेटा भी निकाला आप उसे कंपेयर कर लीजिए, सिर्फ 2 रीजंस हैं, या तो लवर या फिर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रूट कॉज। मेरे को लगता है पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे कि अगर कोई लड़की नहीं चाह रही किसी के साथ शादी करना तो आप उसकी शादी मत कराइए। राइट। आप समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, कास्ट के इश्यूज हैं, स्टैंडर्ड के इश्यूज हैं कि भाई लड़का तो कुछ नहीं करता, हमारी नाक कट जाएगी। कास्ट के इश्यूज हैं, भाई इंटर कास्ट नहीं करेंगे, नाक कट जाएगी हमारी, समाज में नाक कट जाएगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अब आप कंपेयर कर लीजिए वेस्टर्न कंट्री को और इंडियन कंट्री को, मतलब इंडियंस को और वेस्टर्न कंट्रीज को आप कंपेयर करिए तो आप देखिए अगर यही केस वेस्टर्न कंट्री में होता तो मर्डर नहीं होता, डिवोर्स हो जाता, अलग हो जाते, बट मर्डर नहीं होता। क्योंकि पेरेंट्स, मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उनकी है कि आप अपने बच्चों को समझिए। अगर कोई लड़की चाह रही है शादी नहीं करना या किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना तो आप उसको समझिए, या तो शादी मत ही कराइए, उसकी डिले कर दीजिए, उसको अवॉइड करिए, ताकि क्योंकि एक लड़की जब प्यार में होती है, देखिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, बहुत सारे ऐसी सोच चल रही होती है। इंसान जब प्यार में होता है तो वो एक अलग ही जोन में होता है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हम सबको पता है। तो वो लड़की उस टाइम पे कुछ भी करने को तैयार इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक अलग ही जोन में होती है साइकोलॉजिकली। उसको नहीं दिख रही होती रियलिटीज, उसको नहीं दिख रहा होता कि कि मेरे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अच्छा, ये भी एक अनदर फैक्टर है कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, उनको ना कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता। वो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छा ऐसे मर्डर कर दिया, वैसे मर्डर कर दिया, चलो हम भी मर्डर कर देते हैं। उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ आगे खराब हो जाएगी। उनको नहीं पता कि मर्डर जैसे क्राइम में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, फांसी की सजा भी हो सकती है अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ गया। तो ये सारी चीजें, अवेयरनेस की भी बहुत कमी है आजकल। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ मुझे लगता है कि इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली मैम आई एग्री विद इट सर। इसी चीज़ पे जैसे मैम ने अभी बोला कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका क्या मानना है, क्या पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ में, या फिर पेरेंट्स का तो काम ही बोलना होता है और सब बच्चे के ऊपर होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I sort of differ slightly, and I feel that एक तरीके से ना हर केस ब्लू ड्रम केस है। अच्छा, क्या है ब्लू ड्रम? ब्लू ड्रम का color denotes melancholy, sadness, and what is contained inside that blue drum is years or months or weeks of disappointments, disagreements, fights, and other emotional baggages that we carry when we marry. Parents या प्यार responsible है किसी के murder के लिए. While I really appreciate what Kanika said, but I find it very difficult to digest. कि प्यार जैसी प्योर फीलिंग एक मर्डर जैसा अल्टीमेट एक्ट क्रिएट कर सकती है। दैट्स लाइक एंड क्रिएटिंग और लाइफ क्रिएटिंग एंड, दैट टिपिकली इज आई थिंक नॉट पॉसिबल। व्हाट आई फील इज व्हाट शी राइटली सेड, इन्फ्लुएंसेस।
disagreements reaching a point. Look, if in a marriage two people know that one of them is not feeling the same way about the other person, and they possibly had that conversation or found out about that incident with the other person, then why can't two people sort it out that, look, it's not going to work out because I don't feel the same way? So is there a conflict inside that marriage? What is the demography of these people who are where all of this incidents are coming to light? In fact, मैं आज NCRB का data explore कर रहा था just to come and see if I can add and contribute anything to the conversation. I realized NCRB is not distinguishing between how many men are committing murders against women and other way around. So one has to cull that data out and try and figure out. But even today, I just want to also place that data between all of you before we discuss. That even today, the murders by husbands of their wives are far more. In fact, thrice as more, as much as women committing murders. So, there's something else out there at play. And whether it's love or whether it's the extreme duress of emotions which is causing people to take this act. So, is it that we are not inside the families, we get to know these cases after they've happened, unfortunately, because they're not playing out as normal crime in the society. कि अगर कोई एक शख्सियत है जिसने जो क्राइम की टेंडेंसी रखता है रखती है, वो दिस प्ले आउट इन द सोसाइटी फर्स्ट. पहले छोटे क्राइम्स होते हैं, फिर बड़ा क्राइम होता है, तो आपको पता होता है, एक रिकॉर्ड है. कभी कभी ऐसा भी होता है, सडनली आउट ऑफ द ब्लूज यू फाउंड आउट. बट इन मैरिज इंस्टीट्यूशंस मोस्टली एवरीथिंग इज बिहाइंड द डोर्स, so you never know till the act has happened, so you can only guess. So my guess is there's far more out there than just a pure play affair or a property that somebody's chasing. I think it's the conflict that is not being handled without finishing the other person, and that conflict has reached that point. So who knows, in a marriage, a husband, despite the wife telling him that, look, I'm not in love with you, I'm in love with somebody else, still wants her to be around, still wants her to remain caged in that marriage. Does she want to extricate herself from that murder by committing that murder? We never know. So I think I will also have Kanika contribute here and tell us more, because I think some more perspectives have to be brought in, but I think there is far more than meets the eye here. Right. देखिए, obviously I agree to that. जैसे मैंने कहा कि बहुत एक फैक्टर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस किसी को मजबूर करते हैं, या साइकोलॉजिकली, इमोशनली, या फिर पेरेंटल का तो मैं तो मानूंगी इस चीज़ को, क्योंकि पेरेंट्स जब विटनेस बॉक्स में आके खड़े होते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता. तो एक आदि बताएंगे आप? हाँ, एक आदि तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं. अभी जो हम केसेस की बात कर रहे हैं, उनकी तो खैर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी सारे विटनेसेस बचे हैं, अभी चार्जशीट आनी है उन सब चीज़ों की. बट आप देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि एक केस में हैंडल कर रही थी, जिसमें जो पेरेंट है, जो लड़की के फादर हैं, उनसे हमने जब पूछा कि भाई आपने क्या कहते हैं, क्यों, जब लड़की ने बोला कि उसको शादी नहीं करनी, तो क्यों आपने उसकी शादी कराई, तो उन्होंने यही रीज़न दिया कि पहला तो वो लड़का हमारी कास्ट से नहीं था, दूसरा हमारी समाज में नाक कट जाती. लड़की उस टाइम पे, मी बीइंग ऑल्सो वुमेन, मैं भी समझती हूँ ये चीज़ कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज करें कि भाई तुझे इसी लड़के से शादी करनी है, तो मैं उस टाइम पे कितनी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती हूँ, कितना ज़्यादा, बिकॉज एवरी माइंड इज़ डिफरेंट. हर कोई अपने हिसाब से रिएक्ट करता है. अब कुछ लड़कियां होती हैं जो सह जाती हैं, जिन नहीं हिम्मत होती कुछ करने की, वो अपने पेरेंट्स की ही जो मर्जी होती है उसको अपनी लाइफ समझ लेती हैं. लेकिन कई लड़कियां नहीं होती हैं ऐसी, कई लड़कियों में एग्रेशन आ जाता है, और वो इतनी हद तक आता है कि वो मर्डर तक पहुंच जाते हैं. तो ये एक इश्यूज़ हैं. दूसरा इश्यूज़ मेरे को जो दूसरे इशू लगते हैं, जैसे ऑब्वियसली मयंक जी ने कहा कि शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, किसी तरह की डिसएग्रीमेंट्स, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. बट मुझे लगता है ऐसे केसेस में मैं अपनी ऑडियंस को एडवाइस करूँगी कि जितनी भी वाइफ हैं या जितने भी हस्बैंड हैं, आप डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, बट डू नॉट इंडल्ज इनटू सच हीनियस क्राइम्स जहां आप मर्डर कर दो किसी का. क्योंकि अगर आप मर्डर करोगे तो आपकी लाइफ भी खराब होगी और आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला. बिकॉज अल्टीमेटली हमारे देश की पुलिस इतनी स्ट्रांग है कि वो एक मर्डरर को इजीली पकड़ पाए, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो.
तो ये मेरे को लगता है आजकल सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इवन बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, वाइफ को भी और पेरेंट्स को भी, कि शादी करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़े कर देना नहीं होता, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, आपको सारी चीज़ें देखनी है। और मेरे को लगता है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मेरे को आज भी, मैं इतने मैट्रिमोनियल केसेस डील कर रही हूँ, आज भी जब लड़की आके बोलती है ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उसको ऐसे देखा जाता है कि उसने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, ये बोल के कि भाई उसको डिवोर्स लेना है। सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसको। अगर एक लड़की डिवोर्स लेना चाहती है तो वो खुल के बोल ही नहीं पाती समाज में आके कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? जजमेंट्स, प्रेशर, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। उसको, एक डिवोर्सी को तो ऐसे देखा जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, और जो एक्चुअली में क्रिमिनल है उसकी हम सारे बात करते हैं। तो बहुत ही आयरनी, तो बहुत ही अजीब सोसाइटी हो चुकी है आज की डेट में। तो हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप, मेरे को लगता है सोसाइटी में अगर चेंज करना है तो एक डिवोर्स को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर लड़की बोलती है कि डिवोर्स चाहिए तो आप थोड़ी बहुत कोशिश करिए रिकन्सिलिएशन की, लेकिन अगर नहीं बन रही है तो आप इजीली डिवोर्स कराइए उसका, और उसको जीने दीजिए अपनी डिग्निटी के साथ। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ऐसे क्राइम्स काफ़ी कम हो जाएंगे जो अब हो रहे हैं। इसी से ही मुझे क्वेश्चन आया माइंड में, क्या डिवोर्स करना मतलब आसान है या मर्डर करना? क्योंकि डिवोर्स में तो हम सब जानते हैं तारीख पे तारीख लगती रहती है, 10-10 साल चल रहे हैं डिवोर्स, तो लोगों को लगता है इससे बेटर कौन इतना वेट करेगा, मर्डर ही कर डालते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे दोनों? देखिए, ऑब्वियसली डिवोर्स बहुत, इन कंपैरिजन टू मर्डर, डिवोर्स इजी है। और डिवोर्स से देखिए आपकी दोनों की जिंदगी बेटर हो जाएगी। आप अपने रास्ते, आप दूसरा जो स्पाउस है वो अपने रास्ते। मर्डर में दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और दूसरा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो ये जो कंपैरिजन है, मुझे लगता है ये तो सोचना भी नहीं है कि मर्डर करना है। अगर ऐसे थॉट्स आ भी रहे हैं तो मुझे लगता है अपनी मेंटल हेल्थ आप चेक कराइए। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है जो बंदा मर्डर करता है वो साइकोलॉजिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो ठीक नहीं होता है या कुछ ना कुछ मेंटल, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान मर्डर तक नहीं पहुंच सकता। राइट। कुछ ना कुछ 100% साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसमें रहते हैं। वो चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, एक्सेस एग्रेशन हो, वायलेंस हो, ये सारे मेंटल हेल्थ को ही डिनोट करते हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। तो ऑब्वियसली डिवोर्स इज़ एन ईजी वे। आप अपनी लाइफ बचाएंगे, आप दूसरी शादी करिए, तीसरी शादी करिए, किसी ने रोका आपको? हस्बैंड करे, दूसरी शादी करे, तीसरी करे, डजेंट मैटर, आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहिए। बट मर्डर से आई थिंक ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की, आपके आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी बहुत एकदम नर्क बन जाएगी, क्योंकि इज्जत नहीं रहती और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कोई भी इशू हो, नहीं बन रही है आपस में, डिवोर्स ले लो, मर्डर की नहीं सोचना है। राइट। आप क्या कहेंगे सर, क्या प्री मैरिटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए? देखो, मैं ना कनिका से बड़ा अग्री करता हूँ इस बात पे। कनिका वेरी राइटली सेड कि यार कोई चॉइस नहीं है। अगर सिचुएशन हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर ईदर मर्डर और डिवोर्स इज योर ओनली ऑप्शन, then howsoever much the process of divorce is painful, that's the only choice. If these are the only two choices, what I'm saying. And therefore, to answer and respond to your query about therapy before litigation, right? Look, the first instinct of any spouse where the marriage is reaching a point where जहाँ पे marriage नहीं sustain कर पा रहे हैं दो लोग, उनका पहला पॉइंट होता है चलो किसी लॉयर से मिलता है। That to my mind is something that should be avoided, but that's an institutional problem, you see. Therapy and therapeutic approach to a marriage is the first instance, but a lawyer should not administer it. We as lawyers are not trained. We are trained to use a playbook, right? Most of us are trained to use a certain kind of playbook. कि यार अब तुम ये बोलो, let's do it contestedly, and डिफिकल्टी वहीं आती है डिवोर्स लेने में जहां वन पार्टी एग्रीज एंड द अदर पार्टी डज नॉट एग्री, और ये भी उनको लॉयर ही बोलते हैं इसको जल्दी से डिवोर्स मत देना, इससे पहले खूब सारी मेंटेनेंस लो। और द अदर वे अराउंड, हस्बैंड को बोलते हैं इसको जल्दी से डिवोर्स मत देना, शी इज मेड योर लाइफ मिजरेबल, सो गेट बैक एट हर एंड डिले द प्रोसेस। सो इन अ कॉन्टेस्टेड डिवोर्स
it is only difficult or long a process when one of the parties is disagreeing. When both the parties agree, they reach a consensus as mature people, divorce doesn't take time. A divorce by mutual consent is allowed in our country and मिल जाता है divorce. ऐसा अगर if you're able to come to a consensus, if the kid's involved, then custody becomes a big issue. Both want to punish each other because divorce तो हो गया, गुस्सा तो निकला नहीं. तो both the parties are actually responsible as much as the legal system is responsible, I will say. Right. So delay of divorce and the choice of murder is actually also equally mental an issue or an issue of therapy as much as anything else, to my mind. So I think what people should realize is that have they crossed the stage where one bad week or one bad month is becoming a reason for adversarial litigation in the court. अगर वो situation नहीं है, then people should explore. There is a process of law. There has to be trained lawyering. There has to be focused lawyering. The process may be slightly slow, I must admit, but the process is not a wrong process. It brings out the truth at the end of the day. So that's what I feel. बट आजकल के मर्डर के सिनेरियोज को देख के मुझे लगता है कि मर्डर करना ज़्यादा आसान है. 100-200 रुपए का नीला ड्रम ले आओ, इससे बेटर. मतलब जो मैं देख रही हूँ इतने केसेस जो पढ़ते जा रहे हैं कि कौन वकीलों को इतने पैसे देगा, 20-20, 25-25 हजार या लाख वो रुपए. तो वैसे भी देने ही पड़ेंगे आपको. वो तो वैसे भी वकीलों का, आप वकीलों का प्रोफेशन उनसे नहीं छीन सकते. वो तो पैसे वैसे मर्डर करने के बाद आप वकील हायर कर तब भी देने ही पड़ेगा. हाँ राइट. वो ज्यादा फिर हैवी मतलब केस बन जाएगा कि आप मर्डर करके पकड़े जा रहे हो, इस पर जो फिर पैसा निकल रहा है. बिल्कुल. आई थिंक मर्डर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑफ कोर्स डिवोर्स ले लीजिए अगर आपको लग रहा है तो. चलिए, आपने मेंटेनेंस की बात की. मेंटेनेंस से आजकल आप देख रहे हो, आजकल ना एक बिजनेस प्लान बन चुका है. शादी करो, 2 महीने हो गए, डिवोर्स ले लो, एलिमनी मिल जाएगी. रिसेंटली एक केस आया जहां पर एक लेडी ने डिमांड किए 12 करोड़ रुपीस, ठीक है, BMW कार और मुंबई में एक फ्लैट, ठीक है, एलिमनी के नाम पे. 18 महीने की शादी थी. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत जबरदस्त था, मैं इस पे बात नहीं करूंगी. बट मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये जो बिजनेस प्लान एलिमनी के ऊपर बनता जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे कि आजकल मतलब लड़कियां शादी ही इसलिए कर रही है सो दैट वो एलिमनी ले सके? तो इस पर आप क्या कहेंगे दोनों? देखो, I would not close my eyes and I will not say that somehow this is happening. Right. We cannot turn away the other side and say this is not happening. But since we are also talking about educating our audience, it is also important to know alimony kya hai, maintenance kya hai. Right. Maintenance is when the husband suddenly in a marriage refuses to maintain the wife and children. The court comes in and intervenes and says कि नहीं, आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा. शी इज अ लीगली वेडेड पर्सन एंड देयरफॉर you have an obligation to maintain your family. Alimony is more long-termish, where when you're separating, now what? Now you're separated, but then the truth is that you got married at some stage. Right. So therefore, if she's unable to take care of her means and she was used to a certain lifestyle, whether for 1 day or 10 days or 10 years doesn't matter in our law specifically, she would be entitled to seek your help to live the same standard of living that she was used to. Now, but I must also throw in this understanding that a lot of people do not have, is that if the wife is found to be committing something outside the marriage that is unbecoming of keeping their marriage, the courts have come down heavily on such instances. So if, let's say, there is a very clear case of an extramarital affair, or there is a very clear case of cruelty, the courts have either said no or have significantly reduced the permanent element. So it's not that the courts are not mindful of this, that, if you try to get into a marriage only for the purpose of getting an alimony, and that's why the comment of the Honorable Supreme Court is much welcomed by certain quarters, that you cannot convert an institution into a business. See, family is the smallest unit of a society. So broken marriage, multiple broken marriages also show the state of our society at the moment. So it is just like when a lot of crimes are committed, it reflects on our society. Similarly, if most of the marriages are broken, it also reflects upon our society and then calls for an institutional change, a legislative change. So I think we are not there yet. But yes, is the problem simmering in the background? It is simmering, yes. मैम आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए 100%
ये एक बिजनेस बन रहा है और आगे ऐसी चीजें होती रहेंगी अगर अभी इसी पॉइंट पे लॉज को अमेंड नहीं किया गया तो। देखिए ये सही बात है कि हस्बैंड ने वाइफ को, मतलब ऐसे लाखों में केसेस होंगे जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर किया, हस्बैंड ने क्रूएलिटी की वाइफ पे, हस्बैंड के इन लॉज ने, दहेज के केसेस में हम देखते हैं कितनी डॉरी डेथ्स हुई। लड़कियों पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉरी है, वो सच है, उसको मैं ये मना नहीं करती। आज भी हमारी सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस है। करेक्ट। और ये चीज़ फैक्ट है, तो ये चीज़ सोसाइटी नहीं देखती। लेकिन अगर लड़की मेंटेनेंस मांगे तो सब देखते हैं कि मेंटेनेंस मांग रही है। देखिए जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे सच में ये चीज़ें होती हैं वहाँ रिपोर्टिंग नहीं होती, वहाँ रिपोर्टिंग नहीं है, और जो फेक केसेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं। तो इसको वी हैव टू बैलेंस कि इसको कैसे स्टॉप किया जाए। आपने बहुत सही पूछा कि ये बिजनेस है, हाँ ये बिजनेस बिल्कुल बन रहा है, हमें इसको स्टॉप करना चाहिए या इसको बैलेंस करना चाहिए किसी भी तरह से। इंटरिम, देखिए मेंटेनेंस 3 तरह की होती है, एक होता है एड इंटरिम, एक होता है इंटरिम, एक होता है सर ने बताया एलिमनी। एड इंटरिम होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो लड़की इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसके पास खाने को पैसे नहीं है, तो क्या कोर्ट का फर्ज नहीं बनता कि वो उसको मेंटेनेंस दे? 100% बनता है। तो उस टाइम पे वो होती है एड इंटरिम, मतलब इमीडिएट, कि कोर्ट को लगता है कि ये जो मेरे सामने लड़की खड़ी है इसके पास बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, कोर्ट इमीडिएट ऑर्डर करेगा कि एड इंटरिम, जो मुझे लगता है सही है। फिर आता है इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस देखिए वो होता है जो केस चलते दौरान मंथली वाइफ को दिया जाता है, यहाँ प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है एलिमनी। एलिमनी में मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं है, जो परमानेंट होती है, क्योंकि अगर एक लड़की का डिवोर्स हो रहा है या वो अलग हो रही है, उसके पास बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी है, इंडिपेंडेंट है, तो जितना हार्म एक लड़की की रेपुटेशन को होता है इंडियन सोसाइटी में, वो मुझे नहीं लगता कि लड़के को होता है। लड़की दोबारा रीमैरी करेगी, दोबारा से अपना सारा सब स्टार्ट करेगी, वो लड़की के लिए ज्यादा मुश्किल है और लड़के के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। तो मुझे लगता है परमानेंट एलिमनी भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरिम मेंटेनेंस जो मंथली दिया जाता है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोर्ट कहता है कि बेग बोरो स्टील, कुछ भी करो लेकिन लड़की को मेंटेनेंस दो। ये चीजें जो मुझे लगता है कि कोर्ट को बैलेंस करना चाहिए कि कितना मेंटेनेंस होना चाहिए, क्या सही अमाउंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जिस शादी में, जो शादी 8 महीने की है, 1 साल की है, 1.5 साल की है, उसमें क्या लाइफस्टाइल चेंज होगा किसी भी लड़की का? उसमें अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हो 50,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ, उन 2 लोगों की एज ही क्या है, और वो लड़का भी कितना ही कमा रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो इतनी मेंटेनेंस को दे पाए। और साथ में एरियर्स भी देने पड़ते हैं पीछे, मतलब जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगाई है उस दिन से आपको पेमेंट करनी है। अगर वो एप्लीकेशन आपने आज लगाई है और केस डिसाइड हुआ है 2 साल बाद, तो 2 साल के भी पैसे आप भरोगे। सो ये जो चीजें हैं ये प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोर्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि मेंटेनेंस, दोनों का लाइफस्टाइल देखिए आप, क्या लाइफस्टाइल है उनका, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, उनका आप क्वालिफिकेशंस देखिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लड़के का देखे जा रहे हो कि लड़के के पास ये है, ये लड़की भी तो इक्वली मुझे लगता है कि एजुकेटेड हो सकती है, क्वालिफाइड हो सकती है, इक्वली केपेबल हो सकती है, कई केसेस में लड़के से ज्यादा केपेबल हो सकती है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा केपेबल है और ये फैक्ट है। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं बैलेंस करके एक ऐसी एलिमनी देनी चाहिए, ऐसा मेंटेनेंस देना चाहिए जिससे दोनों को प्रॉब्लम ना हो, तभी ये इशू सॉर्ट हो पाएंगे। एल्स तो ये बिजनेस मुझे लगता है कि अगर अभी थोड़ा बनाए तो आगे और ज्यादा बन जाएगा। राइट। मैम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी पढ़ा था कि इफ डाउरी इज अ गिफ्ट देन एलिमनी इज अ रिटर्न गिफ्ट। राइट। तो आपको क्या लगता है इस पे? देखिए 100% इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक लड़की एक मैरिज में होती है उसको काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। उसको अपना करियर भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो बैकफुट पे जाना पड़ता है, उसका करियर भी डिस्ट्रॉय होता है, बहुत सारी ऐसी विशेज़ होती हैं उसकी जो मार देती है इन कंपैरिजन विद हस्बैंड। अगर आप हस्बैंड का देखो तो उसके ऊपर है कि उसके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं, बस फाइनेंशियली जो भी प्रेशर या जो भी है, बट लड़की के बहुत सारे ड्रीम्स, करियर सब कुछ स्टेक पे होता है। तो अगर लड़की एलिमनी मांगती
मांगती है तो उसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती कि एलिमनी वो मांग रही है या मेंटेनेंस मांग रही है, बट एक जायज़ मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। जायज़ मेंटेनेंस, रीजनेबल, ये नहीं कि उसको लग्जरी चाहिए कि भाई मुझे तो मर्सिडीज दिला दो, मुझे तो BMW चाहिए, मुझे तो एक फ्लैट चाहिए। एक ऐसा अमाउंट जिससे ये मेक श्योर हो पाए कि वो भूखी नहीं मर रही, या वो अपने उसका जो बच्चा है उसका अच्छे से जो है वो अपब्रिंगिंग हो रही है, अच्छे स्कूल में वो जा रहा है। तो बस एक बेसिक नेसेसिटीज मुझे लगता है मिलनी चाहिए। उसके बाद जहाँ एक लड़की का डिवोर्स हो रहा है, पूरी जिंदगी वो उस मेंटेनेंस पर डिपेंड नहीं रह सकती। डेफिनेटली उसको अपने आप सामने आके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने बेबी के लिए। तो ये मेरे को लगता है कि रीजनेबल मेंटेनेंस का जो कंसेप्ट है ये आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख बंद करके कुछ भी मांग लो और कोर्ट ने कुछ भी दे दिया। सो इट हैज टू बी रीजनेबल मेंटेनेंस। सेकेंडली मुझे लगता है कि सिर्फ इसी में नहीं, आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं। जैसे आप रेप केस देखिए, करेक्ट, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखिए, कहीं पे भी मुझे लग रहा है आज लड़का सेफ नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि कब मेरे पे कोई फॉल्स एलिगेशन लग जाए। Correct. और ये जो लॉज हैं ये इतने स्ट्रिक्ट है, हालांकि होने चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जेन्युइन केसेस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जेन्युइन केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, बट फॉल्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर जेन्युइन केस है, फॉर एग्जांपल अगर जेन्युइन रेप केस है कि अगर जेन्युइनली किसी लड़की का रेप हुआ है, सो आई वुड से उसको तो डेथ पेनल्टी दे दो। बट अगर वो एलिगेशन फेक निकला, देन व्हाट? करेक्ट, देन उस लड़की की पूरी लाइफ खराब, उसके पेरेंट्स की लाइफ खराब। देन आप कॉम्पनसेट कैसे करोगे उसको? हाउ कैन यू कॉम्पनसेट? तो ये जो फॉल्स एलिगेशन है, मुझे लगता है या तो पहले ही ग्राउंड लेवल पे या तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि अगर एविडेंस है या एविडेंस नहीं है या क्या, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये एक प्राइमा फेसाई रेप केस लग रहा है या नहीं लग रहा, कि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये काफी सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे पता लग जाती हैं। तो या तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि अगर बाद में ये प्रूव हो गया कि ये फेक एलिगेशन है, तो मुझे लगता है कि लड़की पे फिर फाइन लगाना चाहिए, बहुत हेफ्टी फाइन, राइट, जिससे कि वो कॉम्पनसेट कहीं ना कहीं हो पाए, ताकि लड़की भी डरे एक बार को कि मैं फॉल्स एलिगेशन लगा रही हूँ। तो एक लड़की को भी डर हो कि कल को मेरे अगेंस्ट भी कुछ एक्शन हो सकता है अगर मैं पकड़ी गई तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे इन सब चीज़ों के। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मेन के लिए लॉज आने थोड़े से ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, ताकि फॉल्स रेप केसेस से या फॉल्स एलिगेशन से या फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस से लड़के बच पाएँ। ठीक है सर, जैसे कनिका मैम ने बोला कि मेन के लिए लॉज आने चाहिए, तो आपको नहीं लगता है इंडियन लीगल सिस्टम बायस्ड है टुवर्ड्स मेन? क्या राइट्स है बेसिकली? IPC, CRPC, अब तो BNS एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया है, तो क्या राइट्स बेसिकली मेन के लिए अवेलेबल है? देखो, इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा से डिजाइन था टू प्रोटेक्ट वुमेन। सो ये बोलना कि इंडियन लीगल सिस्टम बायस्ड है टुवर्ड्स मेन इज रॉन्ग। आधे समय मैं ये देखता हूं कि इट इज पुअर लॉयरिंग विच मेक्स पीपल बिलीव कि इंडियन लीगल सिस्टम मेन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। बट इफ यू विल नॉट कॉन्टेस्ट योर केसेस वेल, मैं जानता हूं हजारों केस हैं जिसमें जो कनिका ने बताया, फॉल्स केसेस ऑफ रेप, फॉल्स केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस ऑफ ऑल काइंड्स। और आधा समय ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि लड़की को पैसे का मोटिवेशन है, ये इसलिए भी हो रहे हैं कि लड़की को बदला लेना है। तुमसे जो उसने दुख पाया या उसे लगा उसने दुख पाया, वो उस दुख को भी रिलीज करना चाहती है, तो उसके लिए लीगल सिस्टम एक रिलीज बना हुआ है। बट देन आर यू बीइंग विजिलेंट इनफ? क्या आप अपने राइट्स को माननीय न्यायालय को बता रहे हो? देखिए, मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे फैमिली कोर्ट जजेस की। वो पहली नजर में जान लेते हैं कि क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स उसके बाद there is a lawyering that comes in where आपको सही एविडेंस कोर्ट को दिखाना है, अपना कंडक्ट दिखाना है, और दूसरी पार्टी कहाँ गलत है ये कोर्ट को बताना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें रिगर लगता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉज मर्दों के खिलाफ है। मैं ये बोलूंगा कि वही लॉ मर्द को ये राइट भी देते हैं कि वो जाके अपनी बात कोर्ट को बता पाए और रिलीफ ले सके। लेकिन उस प्रोसेस में रिगर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आज बहुत सारा लीगल रिप्रेजेंटेशन एक पुरानी घिसी-पिटी प्लेबुक को यूज कर रहा है। आप 90% कंप्लेंट्स पढ़िए डीवी की, आप 90% कंप्लेंट्स पढ़िए हिंदू मैरिज एक्ट में,
आपको समझ में आएगा कि सब जगह सेम एलिगेशंस है। वो जज भी देख रहे हैं, लॉयर्स भी देख रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जज साहब भी बैठे सोच रहे हैं कि कब मेरे पास एक जेन्युइन मैटर आएगा और एक जेन्युइन जवाब आएगा जिसको लेकर मैं एडजुडिकेशन करूंगा। देयर आर इंस्टेंसेस जहां पर वी गॉन इनटू द चैट्स, हमने हस्बैंड से बोला बताइए आपकी चैट्स कभी हुई होंगी वाइफ के साथ, हमने रियलाइज किया एक तरफ वाइफ एलिगेशन लगा रही है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, ये मुझे रोज मारता था, और चैट्स में बेबी जानू चल रहा है, डिनर की बातें हो रही है, बट ये कभी कोर्ट के सामने ही नहीं आई थी बात। तो हमने फिर कोर्ट को दिखाया कि देखिए दिस इज इम्प्रॉबेबल, एंड देन वी गॉट रिलीफ। तो प्रॉब्लम उन्हीं लॉज को अपने फेवर में यूज करने के लिए इफेक्टिव कोर्ट रूम प्रेजेंस का भी है। करेक्ट। सिर्फ ये कहना कि नहीं लॉज खिलाफ है, और देखिए सच्चाई ये भी है कि एक डेमोग्राफी है, ये फॉल्स केसेस ये थोड़ा अर्बन फिनोमेना है। अगर आज भी आप रूरल में या सेमी रूरल एरियाज में जाते हैं, इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है वहां पे झूठे केसेस का या झूठे एलिगेशंस का। ये और इस ट्रेंड का, अर्बन ट्रेंड का थोड़ा जिम्मा हमें भी लेना पड़ेगा एज लॉयर्स। थोड़ी जिम्मेवारी हमें भी उठानी पड़ेगी। उन्हें सलाह कौन दे रहा है ये सब करने की? उन्हें सलाह तो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम से ही मिल रही है ना। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है जहां पर आपको अब अलग होना है, तो ही आप लॉयर के पास जाइए, नहीं तो एक्सप्लोर। देयर आर मैरिज थेरेपिस्ट, देयर इज काउंसलिंग अवेलेबल विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, सम पीपल दैट यू ट्रस्ट। एक बार वो खुद ही करिए। लॉयर के पास अगर आप सीधा लैंड करेंगे इन अ लॉयर्स चेंबर, ये फिनोमेनास बढ़ेंगे। तो ये इसमें थोड़ी अकाउंटेबिलिटी समाज को भी लेनी पड़ेगी। आपने जैसे फेक केसेस के बारे में बात की है, सेक्शन 498A बहुत फेमस है इसके लिए, जहाँ पर बेसिकली वाइफ को राइट्स मिलती है कि वो हस्बैंड और उसकी फैमिली पे एलिगेशन लगाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इन्होंने मुझसे दहेज लिया, डाउरी लिया, XYZ। तो फिर एक केस आता है अतुल सुभाष का केस, बड़ा फेमस केस, जिसमें वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने डाउरी मांगी थी। तो मुझे तो लगता है समवेयर और द अदर इंडियन लीगल सिस्टम बायस्ड है टुवर्ड्स मेन, क्योंकि एक आदमी, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी सुसाइड कर रहा है, इट इज नॉट समथिंग विच इज स्मॉल, है ना। तो मैम इस पर आप क्या बोलेंगी, और आपको क्या लगता है एक हेल्पलाइन भी होनी चाहिए मेल को सपोर्ट करने के लिए, जैसे विमेन हेल्पलाइन होती है, एक मेल हेल्पलाइन भी आनी चाहिए? ये बहुत अच्छा होगा अगर मेल हेल्पलाइन आ जाए। देखिए डेफिनेटली बायसनेस है इसमें, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, क्योंकि अगर एक लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है तो एक लड़के के साथ भी हो सकता है। और आज हम हर जगह इंस्टाग्राम पे CCTV फुटेजेस हैं अवेलेबल, वीडियोस हैं जहाँ पे हमने ऑनलाइन भी काफ़ी देखा है कि लड़की किस तरह से हाथ उठाती है अपने हस्बैंड पे, गाली गलौज करती है, अब्यूज़ करती है इन लॉज को। लड़की को तो आपने राइट दे दिया कि वो जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दे या 490A का केस फाइल कर दे। लड़का क्या करेगा? कोई राइट नहीं है। तो ये बायसनेस होती है। डिफेंड करना, जैसे सर ने कहा कि डिफेंड डिफेंड आपको करना ही पड़ेगा। आप हमेशा डिफेंडिंग मोड पे ही रह सकते हो। आप सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक डिवोर्स फाइल कर सकते हो। इसके अलावा और कोई राइट नहीं है पूरे लॉ में कि कोई लड़का अगर आज किसी भी तरह की वायलेंस से जूझ रहा है या उसके इन लॉस, एक लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता होगा मुझे लगता है कि अपनी माँ को इस पोजीशन में देखना कि उसकी वाइफ उसकी माँ को गाली दे रही है, मारपीट कर रही है, और वो कुछ नहीं कर सकता। मदर कर सकती है, मदर के पास राइट है, मदर इन लॉ के पास राइट है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है बहू के अगेंस्ट में। लेकिन जो हस्बैंड है, अगर उसके साथ वायलेंस हो रहा है, अगर उसके साथ क्रूअलिटी हो रही है, क्योंकि मेंटल क्रूअलिटी, इमोशनल क्रूअलिटी, फाइनेंशियल क्रूअलिटी, ये सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता है आज की डेट में, लड़के के साथ भी पॉसिबल है और ऐसा हो रहा है, लेकिन लड़के के पास कोई लॉ नहीं है। तो बायसनेस ये है। हालांकि ये जो लॉज बनाए गए थे ये एक अच्छी इंटेंशन से बनाए गए थे ताकि एक लड़की प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आज जब चेंजिंग सोसाइटी अगर इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है तो इसको बैलेंस करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बैलेंस होना ही चाहिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वरना ऐसे केसेस तो और बढ़ते रहेंगे। अब आपने अतुल सुभाष का केस के बारे में जिक्र की, इस केस में भी डेफिनेटली लीगल सिस्टम का कहीं ना कहीं रोल है और इसमें फिर लॉयरिंग का भी डेफिनेटली रोल है। लीगल सिस्टम का रोल ये है कि लॉज तो है नहीं लड़के के पास, अगर लड़का किसी चीज़ से जूझ रहा है वो क्या करे? वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बैठा हुआ है,
सेकेंडली लॉयरिंग डेफिनेटली, क्योंकि एक लॉयर का फर्ज है ये बताना कि जो ऑर्डर हुआ है लोअर कोर्ट में वो फाइनल ऑर्डर कभी नहीं होता। आप उसको चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, फिर आप उसको और चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे लगता है जब तक आप सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज ना कर लो किसी ऑर्डर को, तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो ये एक लॉयर का उस टाइम पे फर्ज था कि उनको बताए, उनको समझाए कि भाई आप इसको आगे लेके जा सकते हो। लेकिन जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो उसने पहले ही उस इंसान को इतना तोड़ के रख दिया। जहां तक मैंने ये केस स्टडी की है, वहाँ पे जज भी हंस रही थी उस टाइम पे। अच्छा। और जज भी बोल रही थी, जज भी शी वाज एंजॉयिंग इट, वो भी बोल रही थी कि कितने पैसे दोगे, दो इतने पैसे। और शायद कहीं ना कहीं इसमें ब्राइब का भी इशू आया था बीच में। अब ये फैक्ट है या नहीं दैट आई डोंट नो, बट ये भी इशू कहीं ना कहीं अतुल सुभाष की जो वीडियो थी उसमें उसने ये चीज़ मेंशन की थी कि ब्राइब की भी बात थी कि जजेस बोल रहे थे कि इतनी ब्राइब लेंगे तो ऑर्डर आपके फेवर में देंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब तक ये चीज़ें सोसाइटी में लीगल सिस्टम में अदरवाइज प्रिवेल करेंगी, ऐसे केसेस और बढ़ते जाएंगे। और अतुल सुभाष को देख के और 10 केसेस और आ गए। राइट। तो बहुत एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है इसको कंट्रोल करने के लिए लॉज में अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप लड़के को भी राइट्स दो, राइट, आप उसको भी राइट्स दो, क्योंकि अगर लड़की पे हो सकता है वायलेंस तो लड़के पे भी हो सकता है। इसमें देयर इज़ नो सेकंड थॉट, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली आप एक अच्छे लॉयर को अपॉइंट करिए। अगर आपके पास लॉयर करने के पैसे नहीं है तो आप लीगल एड से फ्री का लॉयर अपॉइंट करिए, लेकिन आप उस केस को एंड तक फाइट करिए टिल सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट। जब तक आपको फाइनल वर्डिक्ट ना मिल जाए उससे पहले आप हार मत मानिए। राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। एंड मयंक सर, आप बताइए कि विमेन प्रोटेक्शन लॉज इतने सारे हैं, ठीक है, विमेन को बहुत प्रोटेक्शन है, राइट्स है, फिर भी वो मर्डर्स के टुवर्ड्स क्यों जा रही है? क्योंकि कमिंग टू आवर मतलब बैक टू आवर पॉइंट कि फिर भी मर्डर्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन भी मर्डर्स की तरफ चल दी है आजकल। देखो, मैं मानता हूँ हाँ, there are certain things only a woman can claim, a man cannot claim in a marriage। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ चीजों का अधिकार कानून ने सिर्फ महिला को दिया, पुरुष को नहीं दिया। लेकिन कानून ने कुछ गार्ड रेल्स बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले 498A में आपकी पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता था। कंप्लेंट हुई, आपने बोला कि मेरे साथ मानसिक या शारीरिक प्रताड़न हुआ है, और आपको आपके पूरे लड़के के पूरे परिवार को पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। अरनेश कुमार का जजमेंट आया, कोर्ट ने बोला नहीं, 498 के केसेस ऐसे नहीं है जिसमें आप अरेस्ट करें, आप 41A का नोटिस दें। क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कर सकते? इन्वेस्टिगेटिव मैट्रिमोनियल मैटर है, इसमें थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहला गार्डरेल बना। नाउ जब मिसयूज बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन ऑफ मिसयूज बढ़ रहा है, दैट रेप केसेस आर बीइंग मिसयूज्ड, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस आर बीइंग मिसयूज्ड, लॉ गार्डरेल बनाएगा। यू नो, व्हाइल we in social media hear a lot about these, but once a certain number of these cases reach the courts, जब ये अदालत के सामने आते हैं, अदालत अपने आप गार्ड रेल्स बनाता है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो while स्पेसिफिकली मर्दों के लिए लॉ ना हो, लेकिन कानूनी रूप से अदालतों में उनके पास गार्ड रेल्स हैं। और अतुल सुभाष के केस में एक बात बस मैं ऐड करना चाहूंगा, अतुल सुभाष did not commit the final act when he was in the marriage. He committed that act when he came to the courts. तो यहाँ सवाल हमारे सिस्टम के ऊपर भी है, क्या उसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिला था? क्या वो अपना केस मेक आउट कर पाया था? आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर गए, अतुल सुभाष की मदर को कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी नहीं दी। कोर्ट ने बोला यू आर ऑलमोस्ट एन एलियन टू द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड बी विद द मदर, बच्चे को माँ के पास रहने दीजिए। तो क्या ऐसा हुआ था अदालतों में या सिस्टम में जो उसको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, मैं नहीं मानता किसी ने अगर अपने सुसाइड नोट में कुछ बात लिखी है तो मुझे उस पर कमेंट करना चाहिए, बट मैं ब्रॉडली बोलूंगा कि वो हमारे सिस्टम से कहीं ना कहीं हताश था। और वो हताश होना कभी कभी इसलिए भी होता है कि आप अपने आप को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं ठीक से, इसलिए नहीं कि कोर्ट गलत है या जज साहब गलत है। राइट। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू ऐड टू द मीनिंग हियर, कि हमारे को सिस्टम को भी इंप्रूव करना उतना ही जरूरी है जितना लॉज को करना जरूरी है। हम ये कहते हैं कि लॉज बायस्ड है, लॉ एक रीजन से बायस्ड है, क्योंकि आज भी एक मेजॉरिटी ऑफ विमेन है जो कि परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्दों के लिए गार्ड रेल्स नहीं है। नंबर 1। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे कि फिर भी महिलाएं मर्डर क्यों कर रही है।
तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कितने मर्डर हो रहे हैं और आउट ऑफ हाउ मेनी मैरिजेस, कितनी शादियों में कितने ये मर्डर हो रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। एक मर्डर की साइकोलॉजी हर मर्डरर के लिए अलग अलग है। इस केस में क्या हम इसको आदमी और औरत के रिश्ते या एक शादी के रिश्ते पे बेस कर सकते हैं, या ये मर्डर आउटसाइड द मैरिज भी हो रहे होंगे जो हमारे को रिपोर्ट नहीं हो रहे या जिनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मर्डर हो रहे हैं, इसकी डीप साइकोलॉजी में जाना चाहिए। ये सिर्फ शादी की वजह से नहीं हो रहे हैं। शादी में अलग होने का एक प्रावधान है, कानून में भी है, अदरवाइज भी कितने सारे कपल्स हैं जो नहीं साथ रहते हैं इवन इफ दे वांट टू रिमेन मैरिड। तो क्या सिर्फ शादी रीजन है मर्डर्स का? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है देयर इज मोर एट प्ले। मुझे लगता है कि कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। दैट फैक्टर कैन बी मनी, दैट फैक्टर कैन बी एक्सट्रीम मेंटल क्रूएल्टी मीटेड आउट टू वन पर्सन व्हिच इज नॉट इन एवरी मैरिज। हर मैरिज में थोड़ा वियर टियर होता है बट इतना एक्सट्रीम क्रूएल्टी नहीं होता है। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस हम देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है पहली बात, जितना हम इसे देख रहे हैं। और जितना है भी वो आई थिंक देयर इज मोर देन मीट्स द आई, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी रीजन है। आई थिंक शादी के बियॉन्ड जो हो रहा है और वो इस हद तक हो रहा है जो रीजन है। और अगर कहीं पे हम देख रहे हैं कि लड़की अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई बाधा होगी ना उसको अपने लवर से अपने लवर के साथ अपनी लाइफ बिताने में। क्या हस्बैंड उसे रोक रहा है? उसको उसकी जीवन यापन, वो जैसा अपना जीवन जीना चाहती है उसको जीवन जीने से रोक रहा है? क्योंकि फिर ये एक एक्ट ऑफ मैरिज, मर्डर इन मैरिज नहीं है, ये एक्ट ऑफ मर्डरिंग अ पर्सन है हु इज नॉट लेटिंग मी लिव, जो मुझे जीने नहीं दे रहा है। तो मैरिज के कंटूर से बाहर निकल गया। क्योंकि जब एक हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ इज इन्वॉल्व है और वांट्स टू बी इन्वॉल्व विद समबडी, और वो फिर भी शादी की बेड़ियां डाले रखना चाहता है, तो फिर ये मर्डर मैरिज नहीं रह गया, मैरिज रिलेटेड मर्डर नहीं रह गया। ये मर्डर रह गया मैरिज के इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करके किसी को उसकी जिंदगी उसकी मर्जी से ना जीने देना। ये कभी मैरिज का ऑब्जेक्टिव नहीं था ना, एटलीस्ट आज है। कनिका मैम, कौन से जेंडर ज्यादा डिवोर्स फाइल करता है, मेल या फीमेल, और क्या पर्टिकुलर रीजंस होते हैं उसके पीछे? देखिए, नंबर्स में तो अभी डिफाइन करना मुश्किल है कि कौन सा जेंडर ज़्यादा फाइल कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड्स को कभी कभी मजबूरी में फाइल कर देना पड़ता है। क्योंकि इतने फॉल्स केसेस आ जाते हैं, तो हस्बैंड क्या करेगा, वो मजबूरी में उसको डिवोर्स केस फाइल करना ही पड़ता है। और लड़कियां जो है, क्योंकि एक लीगल स्ट्रैटेजी होती है कि लड़की अपने आप से डिवोर्स फाइल नहीं करती, क्योंकि अगर लड़की बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी हो जाता है कि डिवोर्स फाइल करना है नहीं करना है। बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है किसको करना है किसको नहीं करना। जो लोग, मेरे को लगता है जेन्युइन सुलझे हुए लोग हैं, वो तो म्यूचुअल की तरफ चले जाते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं और अपना मैच्योरिटी से ख़त्म कर देते हैं। जिनको लड़ना है, रिवेंज लेना है, जिसको पैसा चाहिए, जिसको एक दूसरे को हैरेस करना है, जीने नहीं देना, वो आते हैं डिवोर्स पे। और डिवोर्स भी ऐसे फाइल नहीं होता, अपनी मर्जी से फाइल नहीं होता। डिवोर्स भी एक पूरी सोची समझी साजिश के साथ फाइल होते हैं आजकल। बट मैं एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ कि चाहे डिवोर्स हो या कोई भी मैट्रिमोनियल केस हो, एक बहुत अच्छा जो चीज़ है जो कोर्ट ने बार बार बोला है, वो है मेडिएशन का। तो जैसे ही आप डिवोर्स केस फाइल करते हो या आप कोई भी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फाइल करते हो, कोर्ट सबसे पहला कोशिश करती है कि मेडिएशन हो और दोनों में जो आपसी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मतलब आपने केस डाला और सबसे पहला जो स्टेप है वो मेडिएशन है। मतलब इसके आगे कोर्ट बढ़ता ही नहीं है। पहले मेडिएशन करो। वो 90 डेज का मेडिएशन होता है। ट्रेन्ड मेडिएटर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज पहले यहीं पे सॉर्ट कर लें। अगर वो चीज़ सॉर्ट नहीं होती तो फिर वो चीज़ आगे जाती है, वरना कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है कि भाई पहले आप दोनों सॉर्ट करो। और हाल ही में बहुत सारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं जहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि कोई एक्शन नहीं होगा, पहले आप मेडिएशन करो और आपसी सहमति से बातें करो। अगर मैटर यहाँ सुलझ सकता है तो उसे सुलझा लो, अगर नहीं सुलझा मैटर तो फिर ऑब्वियसली हम आगे जाएंगे। तो ये बताना कि पर्टिकुलरली कौन से जेंडर ने ज़्यादा कौन डिवोर्स फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मुश्किल है। लेकिन ये डिवोर्स फाइल करना इज़ अ पार्ट
ऑफ लीगल स्ट्रैटेजी आज के टाइम पे। राइट। इससे मुझे क्वेश्चन और आता है माइंड में, आपको लगता है अगर प्रीनप अग्रीमेंट्स इंडिया में आ जाए तो उससे काफ़ी सिनेरियो चेंज हो सकता है? उससे पहले एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए प्रीनप्स क्या होता है, एंड देन इसके बारे में बताइए। प्रीनप अग्रीमेंट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रीनप का मतलब ये होता है कि आप शादी करने से पहले ही डिसाइड कर लो कि क्या कोई कितनी एलिमनी रहेगी, प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होगा या नहीं होगा, डिवोर्स में क्या क्या टर्म्स हैं, अगर बच्चा है तो क्या किसके पास कस्टडी रहेगी, कौन बच्चे के देखरेख करेगा, अपब्रिंगिंग में हेल्प करेगा, या फिर डिवोर्स के बाद कुछ मिलेगा वाइफ को या कुछ नहीं मिलेगा। जो भी टर्म्स है वो पहले ही सेटल कर ली जाती हैं शादी होने से पहले, उसको हम कहते हैं प्रीनप अग्रीमेंट। अब प्रॉब्लम ये है, ये प्रीनप अग्रीमेंट इंडिया में वैलिड नहीं है, हालांकि कैन बी कंसिडर्ड, एक एविडेंस के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हो, बट वैलिडिटी नहीं है प्रीनप अग्रीमेंट की। मुझे लगता है कि अगर प्रीनप आ जाए, और आना चाहिए, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि प्रीनप के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम प्रिवेल करेंगी। जैसे लड़की बोल सकती है कि शादी के टाइम पे तो सिचुएशन कुछ और थी, आज मेरी सिचुएशन कुछ और है, तो ये अग्रीमेंट कैसे वैलिड हुआ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी, क्योंकि लड़की और लड़का खुद अपनी कंसेंट से एक तरह से एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं। तो ये एलिमनी का प्रॉब्लम, इंटरिम मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दहेज, जो सबसे बड़ा इशू है कि शादी में कितना लिया कितना दिया, ये कहीं नोट डाउन नहीं होता। इसकी सिर्फ वीडियोस बनती हैं। इसके अलावा कई ऐसी शादियां हैं जिसमें कितना कैश दिया जाता है, या क्या झूठ भी बोलती हैं लड़कियां उनके पेरेंट्स कि भाई इतना कैश हमने दिया है, जबकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। दिए होंगे 4 सोने के सेट, कोर्ट में मांगेंगे 15 सोने के सेट, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कोर्ट बहुत लीनियंट है इन सब चीज़ों में। कोर्ट बहुत लीनियंट है कि वो बोलता है कि भाई जब शादी के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कोई लिखने नहीं बैठता, तो जब लड़की बोल रही है 15 तो 10 तो दिए ही होंगे, जबकि दिए हैं 4। तो ये प्रूव करना इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल है। तो प्रीनप अग्रीमेंट से मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी कि कितना सामान लिया है और कितना दिया है। तो ये 498 के केसेस तो मुझे लगता है काफ़ी सारे वहीं सॉर्ट हो जाने वाले हैं। करेक्ट। और भी बहुत सारी एलिमनी की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर प्रीनप वैलिड कर दिया। तो मुझे लगता है प्रीनप वैलिड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट्स जब से मिसयूज होना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लड़कों के फेवर में आ रहे हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे देख रहा है कि भाई अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभी रिसेंट ऑर्डर आया है कि 498A के केसेस में 2 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ कंसिलेशन की बात होगी कि भाई एक फैमिली कमेटी बना दी जाएगी और पहले केस उसमें जाएगा, आपसी सहमति से बातचीत होगी, अगर नहीं सेटल हुआ तो फिर वो केस आगे जाएगा। ये अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है। तो ऐसे धीरे धीरे कोर्ट प्रेसिडेंट्स तो दे रही है लड़कों के फेवर में, लेकिन अब ये प्रीनप अग्रीमेंट पे अगर आ जाए तो थोड़ा और सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे लगता है धीरे धीरे बैलेंस कर देना, अगर बैलेंस कहीं ना कहीं हो जाए तो ये जो सिचुएशन है वो काफी बेटर हो जाएगी आगे चल के। राइट। आप क्या कहेंगे मयंक प्रीनप्स के बारे में? तो मैं थोड़ा अलग व्यू लेके बात करता हूँ, बिकॉज like I said, Kanika is so experienced that she will give you the view already that is out there. But एक और पहलू भी है इसको समझने का। देखो, 2 बातें। पहली, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि एक मैरिज जो है वो एक सेक्रेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मना है प्रीनप करना। वो कहते हैं भाई ये कभी कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप भी प्री कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना। प्रीनप क्या है? प्री नप्शियल अग्रीमेंट है। ये शादी से पहले, नप्शियल वाउज से पहले एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई शादी के बाद ऐसा होगा। बट ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बात हो गई। कोर्ट कहती है कि ये सेक्रेमेंट है, ये एक जन्मों जन्मों का बंधन माना गया है इस हमारे कानून में भी, और इन सब रिश्तों की गार्जियन कोर्ट है। इसीलिए प्रीनप को पब्लिक पॉलिसी नहीं माना जाता है और इसीलिए प्रीनप अलाउड नहीं। तो पहले तो ये समझाना ऑडियंस को कि प्रीनप अलाउड क्यों नहीं। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं मैरिटल मर्डर्स की, स्पेशली मेल मर्डर्स की, तो अगर एक मेल प्रीनप अग्रीमेंट कर ले और वाइफ को बताओ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मर्डर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा
क्योंकि फिर तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा. Delhi, as his entire property will devolve upon me. तो क्या ऐसा तो नहीं कि प्रीनप से फिर मर्डर बढ़ जाएंगे? The problem that we are trying to discuss and solve. So, but frankly, out of this clutter, these are just point of views. मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा समाज, एटलीस्ट रूरल और सेमी रूरल समाज अभी तैयार नहीं है. बट कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें अर्बन एरियाज में, सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता. तो आई थिंक आज नहीं तो कल हमारे को भी एज ए सोसाइटी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने कानूनों को चेंज करना पड़ेगा. मैरिज को धीरे धीरे यू विल हैव टू एटलीस्ट इफ नॉट फुल्ली इसको सेमी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में देखना पड़ेगा कि कुछ बातें तय हो जाएं जो ज्यादा बड़े पिन पॉइंट्स बन गए हैं, जैसे कनिका ने बोला, जिन पे डिटर्मिनेशन बड़ा मुश्किल है. इन एनी केस सी डाउरी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन दिस कंट्री अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. सो जो गिफ्टिंग के नाम पे भी लेना देना होता है जिसपे बाद में लड़ाइयां होती हैं, या फिर अगर दो लोग सेपरेट हो रहे हैं तो उनको किस अरेंजमेंट में सेपरेट होना है, बच्चों की कस्टडी किस तरीके से रखनी है, इन सारी बातों पे अगर पहले एक सहमति बन सकती है तो व्हाट इज द हार्म. लेकिन उसके लिए हमारे को एज अ समाज शादी को एटलीस्ट सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरह देखना पड़ेगा. बट आई थिंक अभी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए. अभी कपल ऑफ डेकेड्स लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने के लिए, मुझे ऐसा लगता है. शादी के बाद फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या लॉ है और क्या दोनों के पास इक्वल राइट्स होती है, हस्बैंड वाइफ के पास एक दूसरे की प्रॉपर्टीज पे? इसके बारे में बताएं. देखिए, मैरिज के बाद ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मैरिज के बाद आपके कनेक्शंस को या आपके डिसीजंस को कोई कंट्रोल करे. ऐसा कोई लॉ नहीं है, वो आपकी मर्जी है. जैसे आजकल हम देखते हैं, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली तो उस पर कोई लॉ नहीं है, वो उसकी मर्जी है, उसने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली. जहाँ तक हम राइट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपस में एक दूसरे का पर्सनल मैटर बन जाता है अनटिल वो कोर्ट में नहीं आता. अगर आप अपने घर पे ही फाइनेंशियल्स अपने हिसाब से डील कर सकते हो, उसको कंट्रोल करने का कोई लॉ नहीं है. बट अगर वो मैटर कोर्ट में आ गया है अब, तो डेफिनेटली फिर वही मेंटेनेंस की बात स्टार्ट हो जाती है कि लड़की को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए इन कंपैरिजन कि भाई लड़के के पास कितने एसेट्स हैं, क्या है क्या नहीं. अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या वो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की हो जाएगी या नहीं होगी. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसमें वाइफ को दिखाना पड़ेगा कि क्या उसने कोई कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगा. अगर वाइफ के पास ऐसा कोई एविडेंस है कि भाई उसने फाइनेंशियल्स में EMI दी हो घर की, या उसने अपने पैसों से, जो उसके पास पैसे हैं, उसकी सेविंग्स है, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, तब वो फाइनली जो ओनरशिप है वो जाएगी लड़के के पास, या जॉइंट ओनरशिप आएगी. एल्स वो अगर लड़के ने अपने पैसे लगाए हैं और सारी EMIs वो खुद पे कर रहा है और सिर्फ एंड में थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस बचाने के लिए या स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी की, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगी. उसमें हस्बैंड ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है. तो इस तरह के लॉज भी सामने आ रहे हैं जहाँ पे जो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर कुछ मिसयूज हो रहा है तो लड़के को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन मेजरली जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटेनेंस की होती है. फाइनेंशियल कंट्रोल को लेके आज सच कोई लॉ नहीं है, बट इट्स ओनली अबाउट कि कोर्ट में आने के बाद जो राइट्स हैं वो लड़की के पास क्या हैं और लड़के के पास क्या है. तो वो तो हमें पता ही है कि लड़की के पास काफ़ी सारे राइट्स हैं ओवरऑल, और लड़के के पास ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे ज़्यादा राइट्स नहीं है. वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर सकता है, डिफेंडिंग मोड में रह सकता है, अपनी बेगुनाही प्रूव कर सकता है. लेकिन उसके ऊपर जो उसके साथ जो बीती है, जो वायलेंस अब्यूज़ या फाइनेंशियली जो उसके साथ जो बीती है वो कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता अलग से. राइट. तो ये अगेन हमें बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके. अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई, जैसे कि एक हस्बैंड है, वो सुसाइड कमिट कर रहा है, बट सुसाइड कमिट करने से पहले उसने एक FIR फाइल कर दी कि मेरी बीवी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है. उस सिनेरियो में क्या कोर्ट उस FIR को कंसिडरेशन में लेगी या क्या इसका, और एविडेंस भी आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. राइट. देखिए, अगर पहली बात तो FIR हो जाना वाइफ के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी बात है. वो भी इस केस में कि भाई मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है
या मेरी वाइफ इस तरह से मुझे हैरेस कर रही है, टॉर्चर कर रही है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैंने कल को सुसाइड किया तो मेरी वाइफ रिस्पॉन्सिबल होगी। इस कंटेंट के साथ पहली बात तो एफआईआर होना एक बहुत बड़ी बात है इस देश में। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कंप्लेंट हो सकती है लेकिन कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपने पुलिस स्टेशन में दे दी, तो उस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, मतलब कोई एक्शन होगा नहीं। अगर हो भी सकता होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो सुसाइड कर लेता है, अब मान लो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, तो डेफिनेटली वो कंप्लेंट कंसिडर तो हो जाएगी कि ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड का जो सेक्शन है वो लगेगा। और अबेटमेंट टू सुसाइड का जो लॉ है वो बहुत वीक है। उसमें ना तो ज्यादा कोई इम्प्रिजनमेंट है, ना ज्यादा कोई फाइन है। आपने सुभाष के केस में भी देखा कि उसने तो पूरी वीडियो दी है 40 मिनट की। हम तो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, वो तो पूरी ऑनलाइन लाइव चीज चली है, उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के सेक्शन लगे और आज सब फ्री घूम रहे हैं। उसकी वाइफ भी फ्री घूम रही है, उसकी मदर फ्री घूम रही है, तो कुछ नहीं हुआ। तो जहां मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड एविडेंस है, वहां या तो आप इम्प्रिजनमेंट बढ़ाइए या लॉ को इतना स्ट्रिक्ट करिए कि सामने वाला जो इंसान है वो 100 बार सोचे कि मुझे किसी को इस लेवल पे हैरेस नहीं करना है, कि वो सुसाइड ही कर ले। और अगर ऐसा एविडेंस है तो ये जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाओ, फाइन को बढ़ाओ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो इन सब चीजों को, ये होना जरूरी है। तो लीगल सिस्टम मुझे लगता है स्टार्टिंग से लेके कहीं ना कहीं इतने सारे लूपहोल्स हैं कि अच्छा इंसान अब डरता भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ और मेरा भी हस्बैंड हो, मैं उसको हैरेस कर रही हूँ, मैं डरूंगी नहीं एक बार वो, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा क्या होगा, मेरे अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकता कोई। एक सेक्शन लगेगा, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड का लगा, उसमें मैं निकल जाऊंगी 5-3 महीने में मैक्सिमम, या जेल। तो आप सोचो, वो तो अतुल सुभाष की वाइफ आई थिंक कुछ ही दिन में बाहर आ गए थे लोग। तो ये लॉज को स्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। तो जो जेन्युइन केसेस है वहां तो आप एटलीस्ट लॉ को स्ट्रिक्ट करिए। जो फेक केसेस हैं वो तो अल्टीमेटली सच सामने आ ही जाएगा, बट जो प्राइमा फेसाई जिसमें देखता ही पता है हमें कि हाँ ये ऐसा केस है जहाँ पे ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसमें तो पनिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए कम से कम। राइट। तो मुझे लगता है कि वेडिंग प्लानर हायर करने की बजाय एक लॉयर हायर करना चाहिए शादी से पहले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैम, लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मुझे पता है आपको जाना है जल्दी। आपको क्या लगता है शादी से पहले लॉ पढ़ लेना चाहिए? बेसिकली मैं बात कर रही हूँ बेसिक राइट्स के बारे में जो पता होनी चाहिए मेल और फीमेल को। देखिए मेल और फीमेल नहीं, ये तो मेरे को लगता है पूरी सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। लॉ एक ऐसी चीज है जैसे जीके की अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए, तो लॉ भी एक ऐसी चीज है कि अपने बेसिक राइट्स क्या है क्या नहीं वो तो हर किसी को पता होना चाहिए ही चाहिए आज की डेट में। क्योंकि देखिए कोर्ट भी ये कहता है कि अगर आप सो रहे हो तो फिर लॉ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लॉ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर स्लीपिंग। तो अगर आप खुद ही सो रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है, तो कल को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ना कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है ना लॉ रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस, अपनी आंखें एकदम खुली रखनी पड़ेगी। एवरीबडी शुड नो कि उसके क्या राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मी बीइंग अ वुमेन, मेरे क्या क्या राइट्स हैं कि कल को मेरा कोई राइट वॉलेट ना हो। इन टर्म्स ऑफ अ मैन कि भाई उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। और आजकल ये एक हस्बैंड को, एक मैन को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकता है। जैसे कंप्लेंट्स कर सकता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो या अदरवाइज भी, क्योंकि जैसे अगर रेप के एलिगेशंस लगते हैं आजकल क्या हो रहा है कि जैसे टिंडर, शादी.com, जीवनसाथी.com, यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप होता है, फिर लड़की पैसे मांगती है, एक्सटॉर्शन। तो अब लड़का डर जाता है कि भाई मेरे से तो पैसे मांग रही है, अब मतलब मैं तो फंस गया, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे पे तो लगेगा रेप का एलिगेशन और मैं जाऊंगा जेल के अंदर। ऐसे केसेस में लड़कों को इमीडिएटली पुलिस में एक्सटॉर्शन की एफआईआर कटवानी है। लड़कों को एविडेंस रखना है अपने पास, वो पूरी चार्ट रखनी है, पूरी प्रोफाइल एज एन एविडेंस रखनी है, डर के मारे डिलीट नहीं करना है उसको। तो अपने पास सारे आप एविडेंसेस रखिए, चार्ट्स रखिए, और जहां भी लड़की ने पैसे मांगे कि ये करो या ब्लैकमेल किया, आप उसी के बेसिस पे एफआईआर कटवा सकते हो। तो अब ये जो सेफगार्ड्स हैं ये लड़कों को पता नहीं होते जनरली, तो ये आपको एक बेसिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है ताकि आप कल को बच पाओ और अपना डिफेंस क्रिएट कर पाओ।
मुझे लगता है मैम आजकल ना मतलब मेल्स जो है वो डरते भी इस चीज़ को लेकर कि अभी हम चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, या वो एक डर बैठा हुआ है कि खामखा एक बतंगड़ बनेगा, और इसलिए वो ज़्यादा शादी में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन कोई पैसा दे। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल नहीं है उतनी पोजीशन या स्टेबिलिटी की, वो पैसा दे तो उसे लगता है कि जैसे कैसे मैं शादी में ही रह लूं। तो एक एडवाइस दे दीजिए उन मेल्स के लिए जो अपने आप को सफोकेट करके उस मैरिज में सस्टेन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आजकल जो लॉज हैं विद द टाइम कितने प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं, हालांकि कोई स्पेसिफिक एक्ट या लॉ तो नहीं बना, बट इतने प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं लड़कों के फेवर में कि लड़का अगर गलत नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप फाइनेंशियल बर्डन सोच रहे हो तो फाइनेंशियल बर्डन तो अदरवाइज आप एक हस्बैंड हो, फाइनेंशियल बर्डन तो वैसे भी आपके ऊपर आना ही है जो कि मेंटेनेंस का है। तो इससे बेटर है एक अनहैप्पी लाइफ अगर आप जी रहे हो, मुझे लगता है इससे बेटर है कि आप डिवोर्स ले लो। कई लड़के डरते हैं डिवोर्स लेने से कि भाई मैंने अगर डिवोर्स केस फाइल किया तो मैं तो करूंगा एक केस फाइल, सामने से आएंगे मेरे पे 5 केसेस, मेरे मदर एंड फादर को भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, मेरे अगर भाई बहन है तो उसका भी नाम आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब लॉज इतने तो हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ मेजर गलत नहीं होगा, आप अरेस्ट नहीं होगे। ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहाँ पे कोर्ट ने पेरेंट्स का नाम रिमूव कर दिया। आप क्वेश्चन डालो हाई कोर्ट में, 498A की क्वेश्चन डालो, डोमेस्टिक वायलेंस की क्वेश्चन डालो, अगर आप सही गाइडेंस से चलोगे तो आपके पेरेंट्स का नाम रिमूव हो सकता है केसेस से, आपके सिबलिंग्स का नाम रिमूव हो सकता है केस से। तो अब वो वाली बात नहीं है जहाँ पे लड़का डरे कि भाई मेरा तो इमीडिएट अरेस्ट हो जाएगा या ऐसा क्या होगा। ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हो तो डिवोर्स आप डाल सकते हैं, उसमें आपको डरना नहीं है कि मेरे पे क्या क्या एलिगेशंस लगेंगे या ये सारी चीज़ें। हर चीज़ का सोल्यूशन आज की डेट में निकल सकता है। तो इट्स बेटर कि आप बिना डरे डिवोर्स फाइल कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आप अनहैप्पी मैरिज में हो या अब आप एक लेवल की हैरेसमेंट टॉर्चर टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। उस केस में मर्डर से बेटर है डिवोर्स। 100% ऑलवेज। ऑफ कोर्स। चलिए, थैंक यू सो मच कनिका मैम फॉर कमिंग टू थैंक यू। बाकी कॉन्वर्सेशन हम मयंक सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कनिका मैम के साथ बातचीत हो गई, अब आपसे शुरुआत करते हैं। सर, लिव इन के बारे में बात करते हैं। एक श्रद्धा वॉकर का केस आया था, बहुत फेमस हुआ था। उस केस में बेसिकली कैसे बॉडी चॉप हुई थी उस लड़की की। तो जो ऐसे इतने हीनस केसेस है जो इतने मतलब डेंजरस लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि बॉडी चॉप कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या पनिशमेंट डबल हो जाती है? और लिव इन के स्टेटस के ऊपर भी बात कीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप्स के legal status के ऊपर। See, it's not uncommon to have live-in relationships these days. That is what we all know. There are cases जहाँ पे अदालत ने ये भी बोला है कि अगर आप एक लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है, क्योंकि आप यू बेसिकली एंजॉयिंग एवरी वर्च्यू ऑफ मैरिज। आप एक तरीके से शादीशुदा जिंदगी में ही है, लेकिन कल को अगर आप एक दूसरे को डिजर्ट करते हैं या लड़का लड़की को डिजर्ट करता है तो वो मेंटेनेंस की हकदार है, क्योंकि आपने एक तरीके से उसी इंस्टीट्यूशन में रहे हैं विदाउट उसको फॉर्मलाइज करे, तो कानून आपको ये सपोर्ट वहां देता है। दूसरी बात, लिव इन में ब्रूटैलिटी होती है या लिव इन में मर्डर्स होते हैं या लिव इन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, मैंने ऐसा नहीं सुना है। फ्रैंकली लिव इन एक उस तरह का रिलेशनशिप है, और एटलीस्ट was always meant to be the kind of relationship where you can walk away the day you don't feel comfortable. Right. वो शादी की तरह एक सैक्रामेंट नहीं है कि परिवारों की भी शादी हुई है, लड़का लड़की का 7 जन्मों का बंधन बंधा है। It is where two people want to live together comfortably, and the day they feel they are not comfortable, they want to move their own way. अब लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह की ब्रूटैलिटी क्यों हुई, इसके कारण तो जब पूरा ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, हम लोगों को पता चलेगा। इट इज अ सब जुडिस मैटर, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट मैं इस ब्रूटैलिटी को एक लिव इन रिलेशनशिप से लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वहां चांसेस ऑफ वॉकिंग अवे इतने हैं कि आपको ब्रूटैलिटी करने की जरूरत क्या है, करेक्ट, अनलेस कोई ऑब्सेशन ही हो। देखिए हमारे देश में ना अभी एटलीस्ट मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा ना तो अवेयरनेस है, ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, और जहां हम बात करते हैं फैमिली की, फैमिली वाले इंस्टीट्यूशन की, लिव इन की,
ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी है, इसको एड्रेस करने के लिए एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पे जहाँ से वेयर एंड टियर है, वहां पर आपको बहुत सारा इंटरवेंशन चाहिए फ्रॉम थेरेपिस्ट्स। करेक्ट। और अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको काउंसलिंग भी चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है, दिस इज क्लियरली शोइंग द एब्सेंस ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस विद रिगार्ड्स टू काउंसलिंग एंड थेरेपी राइट। फॉर कपल्स, फॉर लिव इन रिलेशनशिप्स। तो इस ब्रूटैलिटी का कोई लिंकेज नहीं है। रही बात पनिशमेंट की, देखिए अदालत ने बहुत सारे मापदंड डिसाइड करे हैं कि किस तरीके की चीजों पे आपको पनिशमेंट बढ़ानी है, किस तरह के इंस्टेंसेस में आपको पनिशमेंट कम करनी है। तो जब इतनी ब्रूटैलिटी से कोई हत्या होती है तो ऑब्वियसली अदालत भी इसको उसी नजरिए से देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा सजा देने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में रिपीट ना हो। राइट। तो लेकिन क्या डबल हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है मर्डर के लिए, उसमें अदालतें ब्रूटैलिटी को देखते हुए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। आपको नहीं लगता है ऐसे केसेस में पनिशमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप एक बॉडी चॉप कर रहे हो किसी की, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज स्मॉल। जो आदमी इतनी ब्रूटैलिटी से मर्डर कर रहा है, क्या उसे सजा का डर है? एक्चुअली पहले हमें उसके दिमाग में उतर के ये तो समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है वो उस टाइम ये बात उसके जहन में भी है कि उसके साथ आगे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या उसको सजाए मौत मिलेगी या उसे उम्र कैद मिलेगी, ये क्या होगा। उस टाइम पे वो एक ऑब्सेशन से ग्रस्त है, जिस ऑब्सेशन के अंडर वो एक इतना ब्रूटल एक्ट कर रहा है, वेयर आई फील सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड एट दैट स्टेज। देखिए किसी भी क्राइम में एक मेंटल हेल्थ एलिमेंट आता ही आता है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप सजा को कितना कर देंगे, सजाए मौत से ऊपर तो नहीं कर देंगे। अगर उसको सजाए मौत का भी डर नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर आई डोंट थिंक वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें, हम एक दूसरे को रेकमेंड करें, यार अगर आपकी मैरिज में थोड़ा सा वेयर एंड टेयर है, एज अ सोसाइटी हम अपने दोस्तों को बोले कि नहीं आप जाओ थोड़ा थेरेपी लो, कंसल्ट समबडी, मीट समबडी हु विल बी वेयर यू कैन ओपन अप। आधे प्रॉब्लम शादियों में इसलिए नहीं है कि वेयर एंड टेयर है, वो सब जगह है, वो लव मैरिजेस में भी है, अरेंज मैरिजेस में है। आधे प्रॉब्लम मुझे लगता है इसलिए दैट यू आर नॉट एबल टू ओपन योर सोल बेयर टू द अदर पर्सन इन सम मैनर। थेरेपी हेल्प्स यू डू दैट। बट ये थेरेपी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर हम जनरली केसेस देखें तो ये रूरल एरियाज में ज्यादा, यूपी के केसेस, बिहार के केसेस, मतलब वो भी गांव के, छोटे छोटे गांव के। अभी एक केस भी आया था कि इंस्टाग्राम पे वाइफ रील्स बनाती थी, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था उसका रील बनाना, तो वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया हस्बैंड का। तो अब ऐसे लोग आपको लगता है थेरेपी लेने जाएंगे या सोचेंगे भी इस बारे में? जब तक बात नहीं शुरू होगी ना, हाँ, तब तक तो नहीं पॉसिबल है। यू आर राइट। और देखो रूरल एरियाज में ना कोई बड़ी प्यारी अपनी क्लोज बुआ होती है या कोई चाचा होता है या कोई और रिश्ता होता है जहां लोग थेरेपी ढूंढ लेते हैं। एक कोई लेडी होती है जो सबसे समझदार होती है, सब उसके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स हैं और सब साथ में रह रहे हैं। इट इज नॉट लाइक एन आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट लिविंग लाइक इन एन अर्बन सेटअप। तो वहां पर भी देखो थेरेपी फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और सोल्यूशन सीख करना ही सोल्यूशन है। हर बात पे हम शादी तोड़ देंगे या हम बाहर निकल जाएंगे तो क्या जिसमें दूसरी में जाएंगे वहां ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आई थिंक थेरेपी को हम सिर्फ एक फॉर्मल 1-to-1 सिटिंग ऑन अ काउच विद अ थेरेपिस्ट सेशन ना देखें। थेरेपी कैन बी आल्सो टॉकिंग टू अ वेरी क्लोज फ्रेंड। राइट। सर मान के चलते एक हस्बैंड है, ठीक है, उसको अपनी वाइफ से खतरा है, राइट। अब वाइफ जनरली अगर हम वाइस वर्सा करें तो लेडीज मतलब FIR फाइल कर देती है, ठीक है ना। हस्बैंड को अब अपनी वाइफ से खतरा है तो क्या उसे, मतलब जैसे कनिका मैम ने बोला था कि FIR का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो क्या उसे लीगल नोटिस देना चाहिए या कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो लीगल नोटिस क्या होता है? लीगल नोटिस ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखित में देता है अपने लॉयर के माध्यम से कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं ये इलीगल है और आप इसको ना करें, अगर आप करेंगे तो आप पे लीगल कार्रवाई होगी। अब एक घर में हस्बैंड वाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, उसको चिट्ठी आएगी हस्बैंड की तरफ से, they'll make the marriage more weird। देखिए अगर एक आदमी को लग रहा है कि उसकी शादी इस ऐसे मंजर पे पहुंच गई है जहां पर शादी टूटने के या उसके अलग होने के आसार ज्यादा हैं, करेक्ट, तो वो मर्द, मैं पहले बोलूंगा, even in the absence of certain specific laws for that man, वो हेल्पलेस नहीं है। मेरे बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स हैं, कुछ HNIs हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं,
उनकी कंसर्न पहली ये नहीं होती है कि ये मेरे को मारेगी पीटेगी या मुझ पे ब्रूटैलिटी करेगी, उनको ये होता है कि मेरी बिजनेस कंसर्न पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरे शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। उनकी कंसर्न्स अलग है। तो वो सबसे पहले आके सवाल ये पूछते हैं कि हाउ कैन आई मेक इट एज पीसफुल एज पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग माई बिजनेस। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें पता है कि शी विल ट्राई टू यूज सम ऑफ आवर रिलेशनशिप्स which we had try to use our relationship for certain actions that we have done in the past, ये मेरे को एक्सटॉर्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सिग्नेचर कर दिए थे इसके नाम पे, तब तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आज ये उस बात को यूज करेगी मेरे खिलाफ। सो बहुत तरह के फियर होते हैं, सिर्फ फिजिकल वायलेंस का फियर नहीं होता। इनफैक्ट जो फिजिकल वायलेंस का फियर है ना, उसके लिए रेमेडी लॉ में है। आप हर्ट का मुकदमा फाइल कीजिए, एफआईआर रजिस्टर होगी, नहीं हो रही है तो आप कोर्ट को जाके बोलिए, देखिए मुझे मारती है, कल इसने मुझे बेल्ट से मारा, आप एफआईआर रजिस्टर करके दीजिए। या अगर वो आपके बारे में बुरा बोल रही है, आपके माँ बाप को डिफेम कर रही है, अभी बहुत सारे केसेस में लड़कियां ऐसे ओपन लूज स्टेटमेंट्स अगर देती हैं, या लड़का भी देता है, विच एवर साइड वी आर रिप्रेजेंटेड, हम माननीय अदालत के सामने जाते हैं और बोलते हैं इनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा चलाया जाए। कंप्लेंट्स चलती हैं, समन होते हैं लोग, और फिर समझ में आता है कि हम क्राइम कर रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ हैरेसिंग द अदर पर्सन और ट्राइंग टू हैरेस द अदर पर्सन। बट ये सिर्फ एक पहलू है। जो दूसरा पहलू है कि और क्या क्या डर उसको लगते हैं, अपनी रेपुटेशन का डर, अपने बिजनेस की रेपुटेशन का डर, पास्ट में कुछ ऐसा काम किया होना जिससे उसे लगता है कि अब ये फ्यूचर में मेरे खिलाफ यूज होगा। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू फील दैट माय मैरिज इज ऑन द वर्क ऑफ ब्रेकिंग, आपको सबसे पहले एक बार रिक्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को। आपको खुद अपने सोशल सर्कल्स में, विदाउट अप्रोचिंग अ लॉयर, यू शुड seek that if there is a solution possible to either separate mutually or try and solve this। देखिए, एज ए लॉयर हमारा सिर्फ एक लिटिगेशन और एक मैरिज इंस्टीट्यूशन को एडवर्सरियल बनाना नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा थेरेपेटिक रोल भी है। इसलिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा सबको कि पहले कोशिश करें इंटरनली अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में सॉर्ट करने की। अगर आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, देन कंसल्ट अ गुड लॉयर, सिट विद हिम, डू नॉट वॉक अवे फ्रॉम द मैरिज इमीडिएटली। देखिए, मैरिज में प्रॉब्लम ये होती है, लोग जिस टाइम लड़ रहे होते हैं उनके पास सबूत नहीं होते हैं, जब वो अदालत में आते हैं देयर आर ओनली एलिगेशंस, नो एविडेंसेस। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि अगर आपने कोई चुपचाप से अपने स्पाउस की रिकॉर्डिंग बनाई है, वो एडमिसिबल इन एविडेंस है। तो अगर आप लगता है आप वहां पहुंच गए हैं, तो पहले एविडेंस बनाइए। पहले एविडेंस बनाइए का मतलब है एविडेंस को इकट्ठा कीजिए। अगर आपके साथ ब्रूटैलिटी हो रही है, उसका एविडेंस इकट्ठा कीजिए। अगर कुछ और गलत कर रहा है आपका स्पाउस आपके साथ, और मैं जेंडर न्यूट्रल टर्म में बात कर रहा हूँ, ये लड़की के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, लड़के के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। आपको फिर वो जर्नी अपने लॉयर की कंसल्टेशन से एविडेंस इकट्ठा करने के लिए ट्रैवल करनी है थोड़ा समय। उसके बाद देन यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट्स एंड सीक लीगल रिकॉर्स। ऐसा नहीं है कि अगर एक मर्द डिवोर्स मांगने जाता है तो कोर्ट नहीं देती, या कोर्ट ये नहीं मानती कि लड़की भी ब्रूटैलिटी कर सकती है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पुलिस का सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलता मेल्स को, क्योंकि अगर मतलब जाते हैं तो आपको नहीं लगता पुलिस वाले होते हैं मतलब ये तो गलत ही होएगा, आपको क्या पुलिस का सपोर्ट किस नागरिक को अच्छा मिल रहा है? ये भी है। क्या एक लड़की को सेफ फील होता है रात को 12 बजे एक पुलिस वाले को अप्रोच करना? पुलिस वाला उस पर भी 2 कमेंट मार देता है। तो देखिए, पुलिस एक अलग एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, जहां पर मैं ये नहीं कहूंगा अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा ग्राउंड पे जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो खराब है। मैं बस ये बोलूंगा दे आर टू टायर्ड एंड टू फ्लश्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, दे आर लिमिटेड इन रिसोर्सेज, एनर्जी। तो हर चीज का सोल्यूशन पुलिस नहीं है, और ना पुलिस सोल्यूशन दे सकती है फैमिली इश्यूज के लिए। पुलिस का काम एसेंशियली क्राइम कंट्रोल करना है। पुलिस का काम एसेंशियली एक फैमिली को डायरेक्शन देना नहीं है। एक रेड फ्लैग बताइए जो रिलेशनशिप में हो सकता है, जो कोर्ट तक लेकर जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। एक मैरिज में सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है एक दूसरे की इज्जत खो देना, डिसरिस्पेक्ट करना। अगर आप इज्जत खो बैठते हैं एक दूसरे की, देखिए डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मेरे भी अपनी वाइफ के साथ होता है। इनफैक्ट हर लड़ाई में यही मन करता है इसकी जान ले लूं, लेकिन 5 मिनट बाद आप सोचते हैं ठीक ही तो कह रही थी। तो वो फीलिंग तो सबको आती है, बट वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपको होल्ड बैक करता है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो हर आदमी इंडिविजुअली जानता है। तो वो भी सोचती होगी यार ये कितना खराब आदमी है, मैं इसकी जान ही ले लूं तो ठीक हो जाएगा। मुझे भी कभी कभी ये लगता होगा शायद, लेकिन अल्टीमेटली देखिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है एक शादी में। अगर 2 लोग एक दूसरे की फंडामेंटल लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं और इंटेंट है ना, फिर
रेड फ्लैग्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो कंट्रोलेबल है. इट इज ओनली व्हेन यू फंडामेंटली लूज रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग. तो अगर आपका घर में इज्जत नहीं है और आपको लग रहा है आपका स्पाउस इज कंप्लीटली लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू, कंसिडरेशन फॉर यू, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, उसको एड्रेस करना चाहिए. बिल्कुल ठीक है सर, आई एब्सोल्युटली अग्री विद इट कि रिस्पेक्ट इज समथिंग. क्योंकि आजकल ना ये भी होता है कि देखो वो मेल शॉविनिस्ट टाइप लोग तो होते ही है जो कि वो सुपीरियर है, और मुझे लगता है रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ को एक इक्वल दर्जा देना चाहिए, तभी रिलेशनशिप सस्टेन कर पाता है. अगर आप मतलब कोई भी एक, चाहे वो वाइफ हो चाहे एक हस्बैंड हो, दोनों में से कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट करे तो फिर वो रिलेशन ज्यादा लंबा टिक नहीं पाता. तो एक ही नजरिए से देखना, ये नहीं कहती मैं इक्वालिटी ठीक है, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, बट वो दर्जा देना, वो रिस्पेक्ट का कि यू ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट एंड आई ऑल्सो डिजर्व द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. तू तड़ाक नहीं करना और थर्ड पार्टी के आगे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना. अकेले में भी मतलब आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की, वो सॉर्ट कर ही देता है चीजें. एक चीज मैं और बोलूंगा, आपने ना बड़ी अच्छी बात बोली कि बराबरी का दर्जा देना चाहिए दूसरे को, और वो दर्जा जो होता है ना वो रोल से नहीं आना चाहिए कि कोई क्या रोल शादी में प्ले कर रहा है. राइट. एक हस्बैंड अगर खाना बना रहा है, बच्चों को देख रहा है, तो उसका वो रोल नहीं डिफाइन करना चाहिए कि उसे इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी या बराबरी का दर्जा मिलेगा. वो फिर भी बराबरी के दर्जे का हकदार है. वाइफ बाहर जाके काम कर रही है तो भी वो बराबरी के दर्जे की हकदार है, और वाइस वर्सा भी. करेक्ट. अगर द लेडी हैज डिसाइडेड कि मैं होम मेकर रहूंगी, या मैं घर का ध्यान रखूंगी, या मैं चलो पेरेंट्स को मैं देखूंगी, ये काम मैं कराऊंगी, सो इफ दे डिवाइडेड देयर रोल्स, हर रोल का एक फैमिली में उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंस है. आधे टाइम होता गया है वो दर्जा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम रोल से डिफाइन करते हैं दर्जा. जो कमाएगा उसका दर्जा बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक फैमिली में सिर्फ कमाना नहीं एक मापदंड है कि आपका दर्जा बड़ा होगा, हर रोल इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट people really undermine raising kids these days, but I think that's equally important a role, and therefore whether a spouse earns, doesn't earn, so I think some of these things have to be understood in this respect also before we try and control the larger issue, which is why are people taking the extreme steps. एब्सोल्युटली बिल्कुल सर, ठीक है. लास्ट के 2 क्वेश्चंस पूछूंगी. कैसे कपल्स खुद को अनफेयर एलिमनी डिमांड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं लीगली और इमोशनली? इमोशनली मैं पहले जवाब देता हूँ. इमोशनली अगर कोई इलीगल डिमांड है तो उससे हैसल मत होइए. शायद उसके लॉयर ने एडवाइस किया हो, शायद किसी और ने उसको बोला हो कि कुछ भी मांग लो, बट ट्रस्ट द प्रोसेस. प्रोसेस इज वेरी फेयर. एक रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट है जिसके बेसिस पे दोनों स्पाउस अपना एफिडेविट देते हैं. उसके बाद अगर कोई स्पाउस झूठ बोल रहा है तो उस स्पाउस के अगेंस्ट एक्शन भी एनविसाज्ड है कानून में ही. तो एलिमनी मांगना, अपना सोशल स्टेटस छुपाना पॉसिबल नहीं है आज के कोर्ट्स में. तो पहले तो इमोशनली हैसल होने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो सिर्फ द कोर्ट्स विल नॉट गिव इट अपॉन द आस्किंग कि वो मांगेंगे और कोर्ट दे देगी, ऐसा नहीं है. और लीगली कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हैव द राइट रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट. समबडी हु फाइट्स फेयरली बट फाइट्स हार्ड. Somebody who will go to the court and make your case, who is able to read the balance sheets, who is able to see the account statements, who is able to see the ITRs and tell the court that look, this is the imbalance, who is also able to see that what is the skill level of the other spouse, where are they employable, are they voluntarily unemployed, are they unemployed out of certain other situation. Somebody who is able to make a good case for you. Look, alimony is not a distasteful word. It becomes distasteful because लोग इसको टूल की तरह यूज करते हैं. तो इसको ना हथियार की तरह यूज करने की वजह से इस वर्ड को लोग थोड़ा सा डिस्टेस्टफुल मानने लग गए हैं. तो ट्रस्ट द प्रोसेस, हायर गुड रिप्रेजेंटेशन, पुट इन द रिगर, एवरीथिंग शुड बी फाइन, जस्टिस विल प्रिवेल. राइट. एक लास्ट एडवाइस जो आप कपल्स को देना चाहे या मेल्स को देना चाहे कि फाइनल एक. बहुत अलग अलग एडवाइस है मेल्स और कपल्स के लिए. हाँ तो बिल्कुल. तो किसको दूं? आप दोनों को ही दे दीजिए. एज अ लॉयर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या कहेंगे? मेल्स को मेरी एडवाइस स्पेशली ये रहेगी बिकॉज आई एम अ मेल, आई वुड वांट टू एडवाइस मेल्स फर्स्ट. मेरी सबसे पहली एडवाइस रहेगी कि don't try and follow what your parents did. That's the first recipe for disaster. उनका सिचुएशन अलग थी, उनका टाइम अलग था. हम सब अपने पेरेंट्स जैसा थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हैं,
तो as males do not try to ape what your parents did, because ना आप उस कॉन्टेक्स्ट में हैं, ना आप उस समाज में हैं, ना आप उस समाज में होने वाले हैं. वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन अ मैरिज, इन अ फैमिली. अपना खुद का बेस्ट वर्जन बने रादर देन ट्राइंग टू गेट इंस्पायर्ड. और अगर पहले जमाने में एक सर्टेन रोल एलोकेटेड था जेंडर्स को, उसको आज की डेट में ओवरटली इंप्लीमेंट करने से नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा. दैट्स माय एडवाइस टू ऑल द यंग मेल्स हु मे बी स्ट्रगलिंग विद सम ऑफ देयर फैमिली इश्यूज. कपल्स को मेरी एडवाइस ये है कि देखिए, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जरूर क्रिएट कीजिए. और ये दोनों तरह के कपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज कपल्स हैं, चाहे वो लव मैरिज वाले कपल्स हैं. क्योंकि जब आप लव में होते हैं ना, जब आपका अफेयर चल रहा होता है, यू आर गोइंग अराउंड, फैमिली इक्वेशंस आर नॉट इन्वॉल्व्ड. उसकी मम्मी, तुम्हारे पापा आर नॉट इन्वॉल्व्ड. शादी के बाद दोनों एक ही स्प्लिंथ पे होते हैं. जस्ट दैट जो एक लव मैरिज होती है उसकी एक आइडेंटिटी होती है पहले से, जो अरेंज मैरिज होती है उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है. तो अपनी दोनों के रिलेशन की आइडेंटिटी को बरकरार रखिए. जिस दिन वो रिलेशनशिप को आप प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे ना, एवरीथिंग एल्स विल फेड इन द बैकग्राउंड. उसको चलाने की नीयत और उसको प्राथमिकता देने की नीयत सर्वप्रथम होनी चाहिए. उसके बाद सब कुछ होना चाहिए. ठीक है, मेरी मम्मी को तुमने ये बोल दिया, मेरे पापा को ऐसा कह दिया, मेरे मम्मी को नहीं पूछा, ये सब चलता रहेगा. बट उसमें डोंट लेट योर ओन रिलेशनशिप डिसॉल्व. उसको प्राथमिकता देना सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट आई फील शुड couples should have an advice if I have anything. That's my 2 pennies. Thank you so much, Mayank sir. So kind of you. for coming to our show. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और हाँ, आप अपनी राय भी दे सकते हैं किसी भी ऊपर टॉपिक पे, जैसे प्रीनअप्स के ऊपर. अगर आपको लगता है कि प्रीनअप्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई भी एडवाइस आप देना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अ शो.